بسم الله الرحمن الرحيم. طلباء و طالبات، ہماری آج کی یہ دوسری نشست پہلی نشست سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جو موضوع ہے نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے اور یہ وقت کی پکار بھی ہے۔ اسلام نے اس کا کیا حل دیا اور دنیا میں کیا ہو رہے ہیں معاشیت کے نام پہ، اس سلگتے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلا تمہید میں مہمان مکرم کو زحمت دینا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور عالمی معاشی مسائل اور اسلام اس موضوع پہ ہمیں محظوظ کریں۔ جناب مہمان مکرم، یہ اس کا پاسورڈ ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ پاسورڈ نہیں، ہمارا والا وہ پکڑ نہیں رہا ہے نا، وہ پکڑ نہیں پا رہے۔ میں پاسورڈ ڈالے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب تک کچھ بات کروں، کچھ اور بات کر لوں۔ بات کیجیے نا، معاشی مسائل پہ جاننے سے کر لیجیے۔ پاسورڈ کس کا ہے؟ کا پہلا جو ہے پہلی پی پی ٹی ہے اور اس کا موضوع یہ ہے گلوبل اکنامک پرابلم، روٹس اینڈ کازز۔ انگریزی میں اس لیے بنا رکھی ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے آڈینس ہیں، سننے والے ہیں، وہ انگریزی جانتے ہیں یا ہندی وغیرہ، یا کچھ لوگ دوسری زبان جانتے ہیں، تو اس لیے ورنہ زیادہ رہا انشاءاللہ آئندہ روٹ تو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے اردو میں پی پی ٹی ڈیولپ کی جائے یا عربی میں جو ہے، تو آپ کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے گا۔ آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہوں گے جو ہے یہ کیا ہے، یہ گلوب ہے جو ہے، یہ دنیا کا گلوب ہے، لیکن اس وقت دنیا کی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے، اکنامکلی جو ہے دنیا کی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بازار جاتا ہے، پیاز خریدتا ہے، ٹماٹر خریدتا ہے، تیل خریدتا ہے، چاول خریدتا ہے، دوائیاں خریدتا ہے، نہیں معلوم مجھے۔ لیکن جو لوگ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز میں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ معاشی دنیا اس وقت کس قدر جو ہے تنگ دست ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے وجہ سے جو ہے دنیا میں ہر جگہ لوگ پریشان ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ
में बैठे हुए हैं, जिसे अंडर डेवलप कंट्री कह सकते हैं। और हमारा मौजू ऐसा है कि इसमें तकसीम नहीं की गई है अंडर डेवलप और डेवलप। इसलिए हम आज के इस लेक्चर में आपके सामने जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके मसाइल का भी जिक्र करेंगे और साथ साथ उन ममालिक का भी जिक्र करेंगे जो ममालिक डेवलपिंग ममालिक हैं, जो तरक्की के राह पर चल रहे हैं या जिनके यहाँ भी तरक्की नहीं हुई लेकिन वो तरक्की करना चाहते हैं। तो हमने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है और मौजूदा दुनिया की सूरत हाल यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक वगैरह के बारे में इल्म होगा कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, हमारा पैसा कैसे छपता है। आप में से किसी को मालूम है कि नोट कौन छापता है? जी, अच्छा। और ये कॉइन वगैरह कौन छापता है? कॉइन 5 रुपया 2 रुपया। नोट पे किसका सिग्नेचर रहता है? तेज से बोलिए। चलो मैं बताता हूं। जो कॉइन होता है ना, वो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिंट करती है उसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है निगरानी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? उसको मिंट करती है। उसको मिंट करना कहते हैं, ढालना नहीं कहते। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मिंट करना। कॉइन्स को जो है मिंट किया जाता है। और जो करेंसी होती है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। और उसमें भी एक आपको बुनियादी चीज मैं बताया जाता हूं, क्योंकि कॉमर्स में भी आजकल लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं तो लोग ला इल्मी का इजहार करते हैं कि नहीं मालूम सर, मादरी या लादरी, तो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है। तो जो नोट है ना, वो नोट पे जो साइन होता है वो गवर्नर का होता है। किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, स्टेट गवर्नर का नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसका नोट पे साइन होता है। लेकिन आपने साथ ही साथ देखा होगा 1 रुपए का भी नोट देखा होगा। 1 रुपए का नोट देखा है? हाँ, तो जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी होता है वो साइन करता है, उस पे गवर्नर की साइन नहीं होती। ठीक है, ये कॉमर्स की मैं 2-3 बातें आपको बता के जा रहा हूं, समझे? तो कुछ थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं। तो आज से जो पहले पैसा वगैरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती थी जो पैसा, उससे आप 1 रुपए से जो है 1 किलो गोश्त खरीद सकते थे, जो है 1 किलो जो है घी खरीद सकते थे। लेकिन आज आप 1 रुपया लेके जाएं तो उससे घी खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आप घी नहीं खरीद पाएंगे। 1 रुपये से गोश्त भी 1 रुपये का नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? पैसे की वैल्यू जो है वो गिरती हुई चली जाती। 1 रुपये में आपको एक बोटी भी बकरे का गोश्त नहीं देगा, एक बोटी गोश्त भी नहीं देगा बकरे का। आपको जो समझे 700-800 रुपया किलो हो गया है। तो क्या हुआ? पैसे की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है और अशिया जो है, चीज है, खाने पीने रहने, उन तमाम सारी चीजों की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। होना क्या चाहिए था कि जो पैसे की जो वैल्यू है ना वो गिरनी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बहुत कम गिरनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत कम। जैसे जहाज का पायलट है ना, जहाज है तो जहाज गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए? जहाज नहीं गिरनी चाहिए ना, गिर गए तो कितने लोग मर जाएंगे, है कि नहीं? तो जहाज है ऊपर जो है 44,000 फीट के ऊपर है, जहाज गिर गई
लोग मर जाएंगे, 200 300 400 लोग बैठे हुए। तो मैंने जहाज की मिसाल क्यों दी, एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि जहाज के गिरने में और रुपए के गिरने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक में गिरेगा जो है, एक मतलब गिरेगी तो बहुत ज्यादा आवाज मतलब होगी जो है, और लोग फौरन चौंक जाएंगे जो है, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अगर रुपए में गिरावट होगी, उसके वैल्यू में गिरावट होगी, तो लोग मरेंगे उसमें भी जो है। मुल्क के अंदर क्राइम बढ़ जाएगा, चोरी बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ जाएगी, रिश्वत बढ़ जाएगा, समझे, भुखमरी बढ़ जाएगी। ये तमाम सारी चीजें मुल्क में बढ़ जाएंगी गिरने की वजह से। मरेंगे इसमें भी लोग, लेकिन उतना नजर नहीं आएगा। लेकिन यह है बहुत डेंजर, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। कुरान मजीद के अंदर आप लोगों के हिसाब से, मतलब आप लोगों ने काउंट किया होगा या कितनी आयत होंगी जो नाप तौल के मुतालिक जो है वही सुनाती हैं, मना करती हैं। जैसे वैलुल लिल मुतफ्फिफीन जो है कि तबाही बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते। कई आयत हैं, मतलब कई जगह पे, 4-5 जगह पे ऐसी हैं, और भी होंगी जो है, लेकिन मेरी नजर से कि नाप तौल में कमी करने से जो है, करने वालों के खिलाफ वही सुनाएगी। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो स्केल है। क्या है? स्केल है। और जब स्केल ही गिरना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा? पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और इस वक्त हम कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर प्याज, जिसे आप कांदा कहते हैं महाराष्ट्र में, उसकी कीमत 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये की। और एक तखमीने के मुताबिक, और टमाटर की कीमत भी जो है तकरीबन 100-120 ऐसे चल रहा। धनिया जो है 100 ग्राम जो है इस वक्त 70-80 रुपए का बिक रहा है कहीं कहीं पे जो है। लेमू जो है 300-400 रुपया किलो बिक रहा है। ये तमाम सारी चीजें क्या है? खुर्दनोश की चीजें हैं। ये चीजें बहुत ही कम कीमत में मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत कम कीमत में मिलनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? मुल्क के हाकिम की जिम्मेदारी है, खलीफा की जिम्मेदारी है, बादशाह की जिम्मेदारी है कि उस मुल्क के जो करेंसी है उसको क्या करे? स्टेबल रखे, बरकरार रखे, उसको बिला वजह छापे नहीं गए। मैं एक मरतबा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गया, जब मुंबई यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने देखा हमारे एक उस्ताद थे, उनका इंतकाल हो गया, क्रिश्चियन उस्ताद थे। तो ऐसे ही कंडोलेंस में गया हुआ था, तो देखा कि वहां पर हॉल के अंदर मनमोहन सिंह की तस्वीर लगी हुई थी, जो है बड़ी सी जो है। तो मैंने पूछा उस्ताद से कि इनकी तस्वीर क्यों लगा रखी है आपने मनमोहन सिंह की जो यहाँ पर? इस वजह से कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना रखा। जितने भी गवर्नर हैं उनकी तस्वीर जो है 12x8 के फ्रेम में लगी हुई है। इनकी तस्वीर इस वजह से लगी हुई है, उसके पीछे एक वजह है। तो मैंने कहा क्या वजह है? तो बोले कि एक वक्त इनके जमाने में जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा कि आप जो है रुपया जो है छापिए, जो है छाप दीजिए। तो उन्होंने मना किया, बोले कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये करेंसी मेरी जागीर नहीं है। जब मुल्क को जरूरत होगी तभी हम इसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट नहीं करेंगे। प्रिंट करने से क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या है? तराजू में पसंगा, पसंगा समझते हो आप? पसंगा देहाती लफ्ज है। तराजू में झोड़ हो गया, आप कहीं से जाए कोई चीज लेने के लिए 1 किलो, उसमें कुछ ऐसा पसंगा लगा दे, आपको 700 ग्राम ही दे, 600 ग्राम। तो जो मौजूदा करेंसी है उसमें पसंगा है। आज उस करेंसी से आप वो चीज नहीं खरीद सकते थे जो आपके अब्बा खरीद सकते थे। आपके अब्बा 1 रुपए में 1 किलो गोश्त खरीद सकते थे, हमें जहां तक कि लगता है। लेकिन आप 1 रुपए में 1 किलो गोश्त खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। तो बैलेंस में क्या है? पसंगा है। इस्लाम मना करता है
لیکن ہم لوگ اکنامکس وغیرہ پڑھتے نہیں، معلوم نہیں، علماء وغیرہ پڑھتے نہیں. یہ بحث یا یہ موضوع جو ہے وہ بیسیکلی کن کے درمیان رہ جاتا ہے؟ اکانومسٹ جو ماہرین معاشیات ہیں انہی کے درمیان رہ جاتا ہے. وہی بحث وحث کر کے جو ہے اپنا خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی کرتے کبھی خاموش ہو جاتے ہیں. ذمہ داری کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی؟ جو ہے اس کو ذمہ داری صحیح کرنے کی جس کی ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی حکومت کی ہے کہ وہ ملک میں کرنسی کے معیار کو بہتر رکھے. ایسا نہ ہو جائے افغانستان کی طرح سے جو ہے کہ آپ جھولے میں بھر کے کرنسی لے جائیں جو ہے سبزی خریدنے کے لیے، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو. کرنسی کو جو ہے ویلیو دار بنانا ہے، سمجھے؟ تو یہ باتیں تھیں، ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو بتا دیں تاکہ آئندہ گفتگو چلے گی تو اس میں کرنسی، معیار، سمجھے، پرچیزنگ پاور پیریٹی اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی جو ہے. تو آپ تھوڑا کنفیوز نہیں ہو، آپ فیملیئر رہیں، اس سے واقف رہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا گیا. تو یہ دنیا کی صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم بالکل سے دنیا کی ہوا جو ہے لوگوں نے نکال دی، سمجھے؟ وہ ہم نے لکھ رکھا ہے، دیکھیے کیا چیزیں ہیں اس میں جو ہے. کہہ رہے ہیں اکنامک پرابلم از ایز اولڈ ایز ایگزسٹنس آف مین. جو ہے انسان جتنا ہی پرانا ہے، جتنا پہلے دنیا میں آیا ہے، اتنے ہی پہلے جو ہے انسانی مسائل بھی آئے اور اکنامک مسائل، معاشی مسائل بھی پیدا ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل اکنامکس فیل ٹو ریکگنائز دس فیکٹ. جو موجودہ اکنامکس ہے، معاشیات ہے، وہ اس چیز کا ادراک نہیں لگا پائی. وہ موجودہ پرابلم کی بات کرتی ہے، وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہے ہیومن سے یا انسان کی جو ہے انسان کے وجود سے یا اس کی بقا سے جو ہے. پھر کہہ رہے ہیں کنونشنل اکنامکس بلیو دیٹ اکنامک پرابلم اسٹارٹس از گریٹ سیولائزیشن. کہ جو اکنامکس کا پرابلم ہے، معاشیات میں معاشی پرابلم ہے، وہ کب یونانی تہذیب سے جو ہے کیا ہے وہاں سے وابستہ ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ کیا کیا سیولائزیشن ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی نہیں مانتے ہیں کہ اس میں کوئی اسلام کا بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ تو جو ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گریک سیولائزیشن سے ہوتی ہے. سوکریٹ وغیرہ کا نام سنا ہوگا، وہاں سے جو ہے. پھر اس کے بعد میں ہم فردر آگے چلیں تو دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایمرجنس آف اکنامک پرابلم سنس اینڈ حابل اینڈ قابل. حابل اور قابل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. کرائسس وہاں سے، کتنی پرانی کرائسس ہے، نہیں ہے، لسٹ ہے، ہمیں چاہیے. وہ کہہ رہا نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، میرا رائٹ ہے، سمجھے، مار دیتا. کیا ہے یہ؟ اکنامک کرائسس ہے. جیسے انسان ہیومن بینگ انسان زمین پہ آیا ہے، کرائسس شروع ہو گئے. اس کا ذکر جو ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے. جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ متعلق پوچھا کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم لوگ تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، یہ تو دنیا میں جائے گا، فساد برپا کرے گا، یہ تمام ساری چیزیں. تو اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے ہوں گے، مفسرین یہی کہتے ہیں، تبھی تو مطلب وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پائیں گے. اس سے پہلے کوئی مخلوق اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہوگا، اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے. تو انسانی پرابلم جو ہے، اکنامکس پرابلم جو ہے، وہ اتنے ہی پرانا ہے جتنے ہی ایک انسان جو ہے اس دنیا میں اتنا پرانا ہے، سمجھے. پھر کہتے ہیں کنونشنل اکنامکس جو ہے وہ فیل ہو گیا ریکگنائز کرنے کے لیے، جو ہے قبول کرنے کے لیے اسلام کی خدمات کو، جو ہے کہاں سے 6 صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کے جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان درمیان کچھ کام ہی نہیں ہوا. تو جب کام نہیں ہوا ہے تو اسی درمیان اسلام نے کام کیا ہے. تو اگر وہ اس کام کو لیں گے نہیں تو آگے معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ جو وہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ دوائی ہے یا دوائی کا انوینشن ہوا، تو دوائی کو استعمال کیسے کریں گے؟ دوا کا استعمال کیسے کریں گے؟ نہیں ہو پائے گا. پھر کہہ رہے they visualize the price as a dark age. کہہ رہے تو اس کو پیریڈ جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا پریویس لیکچر میں کہ وہ اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈارک ایج کہتے ہیں. اور فردر اس کو کہتے ہیں گریٹ گیپ بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ انگلش اکانومسٹ ہے نا پروفیسر سنپیٹر، اس کا سنپیٹر has described the lapse in the history of economics as a great gap. کیا کہتے ہیں؟ گریٹ گیپ. ایک بہت بڑا خلا ہے جس میں دنیا میں کچھ ہوا نہیں ہے. اس وقت دنیا اندھکار میں تھی جو ہے، سمجھے. ویری فیو
मतलब कुछ जो है तारीख नवेश जो माशियात के माहिर हैं, जो माशियात के ऊपर लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ एक्टिविटीज पाई जाती है 6वीं सदी से लेके 14th सेंचुरी 14वीं सदी तक की कुछ एक्टिविटीज हुई है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि दिस इज द रियल पीरियड ऑफ द इस्लाम। ये इस्लाम का जो है गोल्डन पीरियड है। ये क्या है? इस्लाम का गोल्डन पीरियड है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेर सॉल्व, जहां पर हजारों मसाइल का समाधान किया गया है। और कह रहे हैं मिलियंस ऑफ बुक्स वेर रिटन, और लाखों के करीब किताबें छापी गई हैं और हजारों की तादाद में चीजें वजूद में आई हैं, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में, अदब के फॉर्म में और भी बहुत सारी चीजों के फॉर्म में जो है वजूद में आई है। और इन तमाम सारी चीजों की जो स्टडी है, मुताला है, वो हमें बताती है कि इसका सलूशन इस्लाम के पास जो है बहुत बेहतरीन और बहुत मुतमाजिन सलूशन है। लेकिन वजह यह है कि बदकिस्मती से कि हम दुनिया के सामने उन चीजों को पेश नहीं कर सके, उन चीजों को पेश नहीं कर सके। हमने इस्लाम को एज ए रोल मॉडल दुनिया के सामने पेश नहीं किया। हमने अपने दाखिली मसाइल को दुनिया के सामने रख दिया। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा मैं सर सुन्नी हूं, किसी ने कहा मैं देवबंदी हूं, किसी ने कहा सर ये नियत नीचे बांधेंगे तो नमाज होगी और ऊपर बांध दिए तो आप मुकल्लिद हो जाएंगे, गैर मुकल्लिद हो जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें, वो काफिर है, ये मुर्तद है, ये खवारिज है। हम ये तमाम सारे मसाइल को दुनिया के सामने हमने पेश कर दिया। दुनिया चे जाए जो है कि हमसे ये सीखती कि मार्केट को कैसे मेंटेन करना है, जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिसको मार्केट का इल्म नहीं हो, दे डोंट रिक्वायर टू कम इन माई मार्केट। अगर आपको मार्केट का इल्म नहीं हो, बाजार का इल्म नहीं हो कि बाजार में कैसे जाना है, कैसे रहना है, कैसे चीजें खरीदना है, कैसे बेचना है, तो आप हमारे मार्केट में मत आइए। समझे? ये बात है। लेकिन हमने इन तमाम सारी चीजों को दुनिया के सामने नहीं पेश किया। कभी कभी हमारे गैर मुस्लिम जो साथी हैं उनसे हम बातें करते हैं, वो कभी हमसे पूछते हैं तो बताती है कि हमने तो सुना नहीं, हमारे साथ एक मौलाना रहते हैं, वो बहुत धुआंधार तकरीर, क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, बहुत धुआंधार तकरीर करते हैं, दूसरे को काफिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, लाउड स्पीकर से फट जाएगा। लेकिन ये तुम जो बातें बता रहे हो हमें, ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया, ये हमें कभी नहीं बताया। तो जो चीज हमें दुनिया को बताना था ना, वो हमने नहीं बताया, जो काम नहीं किया जाए। तो इस वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया है। हम दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। आपके जहन में शायद आपको वक्त नहीं मिला, वरना आप जरूर हमसे सवाल करते, समझे, इन साइंटिस्टों के बारे में या इन लोगों के बारे में जिनके बारे में मैंने आपके सामने जिक्र रखा है, समझे, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं गिरले मोहताजा के तौर पर जो है यहाँ पर आपको जिक्र कर दूं जो है कि हमें अच्छी चीजें लेनी है किसी से, जो है बुरी चीजें अगर कहीं आपको इदराक होती हैं तो उसे आप रुखसत कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो है, समझे। और बकिया नियत का मामला अल्लाह के ऊपर है, उसके ऊपर है, अल्लाह और बंदे के दरमियान है, क्या ताल्लुक है। बहुत सारी इबादतें इंसान की खुफिया भी हैं, बहुत सारी इबादतें जाहिरी है। अब वो अल्लाह पाक देख के फैसला करेगा, हम किसी के मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। आप हमें नहीं कहते बहुत मुत्तकी हूं मैं या बहुत खराब हूं, जो है तो अल्लाह ही जाने, जो है, या बंदा जाने अपने बारे में। तो क्योंकि किताब भी कहते हैं कि बंदा नहीं जान पाएगा, माले हादिल किताब वला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसा। अगर ऐसी बात होती, अगर इंसान को मालूम होता है कि मैं क्या हूं, क्या क्या कर रखा है, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है, तो वो कहता नहीं कि इस किताब को क्या हो गया कि इसमें छोटी से छोटी चीजों का भी जिक्र कर रखा और बड़ी से बड़ी चीजों का भी जिक्र कर रखा। डू यू फाइंड सच इंफॉर्मेशन इन कुरान? यू डोंट फाइंड सच इंफॉर्मेशन इन कुरान। तो कुरान कह रहा है कि आपको नहीं मालूम, तो हम किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो मुर्तद है, काफिर है, या उसको मालूम नहीं है, या वो जानता नहीं है, या ये है। ठीक है, जो चीजें हमें उससे अच्छी मिल रही है उसे ले लीजिए, जो खराब चीजें हैं उसको अलग कर दीजिए। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दिया, अक्ल सलीम दिया, खोपड़ी को सबसे ऊपर रखा है, 2 आंखें दी हैं, सबसे ज्यादा देखती हैं, कान दिया है सुनने के लिए, ब्रेन दिया, पीछे भी रख सकता था, कहीं और रख सकता था, घुटनों में डाल सकता था, एड़ी में डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला।
तो स्वे इत्तेफाक हम दुनिया को इस्लाम की कोई पॉलिसी जो है नहीं बता सके हैं, इंक्लूडिंग मैं भी शामिल हूं। आप ये नहीं समझ के मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी शामिल। हम नहीं बता सके, लोगों को तारुफ नहीं दे सके कि ये इस्लाम है। और फिर जो सलीबी जंगें हुई हैं, समझे, तकरीबन जो है 10वीं सेंचुरी से लेके ये 16वीं 17वीं और आखिर तक के, और अभी भी जो चल रही है, इसने बहुत ही जेलसी पैदा कर दिया, दुश्मनी पैदा कर दी, मुखासमत पैदा कर दी। और उस मुखासमत और दुश्मनी के नतीजे में जो है कुछ लोगों ने जो है हमारी अच्छी चीजों के ऊपर भी पर्दा डाल दिया। क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया। दे डिडंट रिवील दैट। अब मैं एक बात आपको बताता ये आप हो सकता है कुछ लोग हमसे एग्री नहीं करें, मैं आपको यहां एग्री कराने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर आपको बताने के लिए आया। आप क्या समझते हैं, अमेरिका को आपसे इस वजह से तकलीफ है कि आप